नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य क्या चीज़ होता है? देखिए, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से? एक तो आपका कीर्तिवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक ना? क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया था यहाँ से कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य जो है आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो कीर्तिवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब हम लोग ये देखते हैं कि कीर्तिवाच्य होता क्या चीज़ है। ये है आपका कीर्तिवाच्य। देखिए, कीर्तिवाच्य क्या चीज़ होता है? क्रिया के उस रूपांतर को कीर्तिवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यानी कीर्तिवाच्य जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। किसका? कर्ता की प्रधानता का। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम। तो अगर आप कौन से इसमें प्रश्न कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? राम पत्र लिखता है। यानी कि कर्ता की प्रधानता का इसमें बोध होता है, इसलिए क्या है? कीर्तिवाच्य है। देखिए, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कौन पुस्तक पढ़ रहा है? सीता। तो इसलिए कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। कौन पुस्तक पढ़ी? मैंने। लड़का खाता है। कौन खाता है? लड़का। मदन सो रहा है। कौन सो रहा है? मदन। तो यानी कि इसमें जब आप कौन से प्रश्न कर रहे हैं तो क्या आपका आंसर आ रहा है? जो कर्ता है वो आपका निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता की प्रधानता का इसमें बोध होता है, इसलिए ये क्या है? आपका कीर्तिवाच्य है। कीर्तिवाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होगा। देखिए, कीर्तिवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जो कीर्तिवाच्य है आपका, इसमें क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब देखिए, ये है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या चीज़ होता है? ये आपका कर्मवाच्य। देखिए, कर्मवाच्य में होता है करें कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यानी कि कीर्तिवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा था, लेकिन जो कर्मवाच्य है इसमें किसकी प्रधानता का बोध होगा? कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, कह रहे हैं कि पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र, है ना? तो इसमें जो है आपका ना जो कर्म है इसकी प्रधानता का बोध होता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। यानी इसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है। आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम, है ना? तो जैसे इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसकी, यानी जो कर्म है उसकी प्रधानता का बोध होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक, है ना? तो इसमें जो आपका कर्म होता है उसकी प्रधानता का बोध होता है। तो अब इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है और जो कीर्तिवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। यानी आपका जो कीर्तिवाच्य था उसमें तो क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती थी, लेकिन जो आपका कर्मवाच्य है इसमें क्रिया सिर्फ और सिर्फ सकर्मक ही हो सकती है, अकर्मक नहीं हो सकती। अब हम लोग देखते हैं कि भाववाच्य क्या होता है। ये आपका भाववाच्य। देखिए, भाववाच्य क्या चीज होता है? करें कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं कि भाववाच्य में वाक्य सदैव नकारात्मक ही होते हैं। यानी कि भाववाच्य पहचानने का आपका तरीका ये है ना कि इसमें आपको सदैव जो है नकारात्मक ही मिलेगा, है ना? जो भाववाच्य में जो वाक्य होगा आपका वो सदैव नकारात्मक ही मिलेगा। अब उदाहरण से आप लोग इसको देखिएगा। जैसे भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? केवल अकर्मक होगी। यानी कि जो आपका कीर्तिवाच्य था उसमें जो क्रिया थी आपकी वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती थी। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक हो सकती थी और जो भाववाच्य है इसमें क्रिया केवल अकर्मक हो सकती है। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि भाववाच्य क्या है। देखिए, करें मुझसे बैठा नहीं जाता।
मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें आपको निगेटिव हमेशा देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए मुझसे बैठा नहीं, अगर नहीं नहीं भी लगा है ना तो उस सेंटेंस का भाव जो है वो नकारात्मक होना चाहिए। भले उसमें नहीं नहीं भी अगर लगा हो तो उसका भाव जो है वो नकारात्मक अगर है तो आपका वो भाव अच्छे जाएगा। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। धूप में चला नहीं जाता, रोगी से खाया नहीं जाता है, समुद्र में तैरा नहीं जाता। इस तरीके का निगेटिव मतलब एक तरफ से अर्थ दे निकलेगा आपको, भाव जो है वो निगेटिव मिलेगा हमेशा इसमें। किसमें? भाववाच्य में। अब इसको आप लोग एक बार थोड़ा लुसेंट से भी देख लीजिए, जो हिंदी का लुसेंट है। कह रहे हैं वाच्य, वाच्य मतलब वाइफ। कह रहे हैं कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी इसे क्या पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया था यूपीपी में, हम कर रहे हैं ना, यहीं से पूछा गया था कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक तो आपका कीर्तिवाच्य है, कीर्तिवाच्य यानी एक्टिव वाइफ है ना, एक्टिव वाइफ। तो आप लोग ये पढ़े भी होंगे, एक्टिव वाइफ, पैसिव वाइफ। जो एक्टिव वाइफ पैसिव वाइफ इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो इसमें मिला होगा ना एक्टिव वाइफ पैसिव वाइफ। तो यही है आपका ये कीर्तिवाच्य। कीर्तिवाच्य मतलब कह रहे हैं कि क्रिया के उस रूपांतरण को कीर्तिवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि यह वाच्य फकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कीर्तिवाच्य होता है वो फकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है ना। फकर्मक और अकर्मक क्या होता है? यानी फकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म हो, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है ना, अकर्मक। तो देखिए उदाहरण से इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं कि राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया। कौन दूध पिया? राम ने, है ना। जैसे सीता गाती है, कौन गाती है? सीता। मैं स्कूल गया, कौन स्कूल गया? मैं, है ना। तो इसमें हमेशा जो है कर्ता, यानी जो आपका जो कीर्तिवाच्य में क्या होगा? आपका कर्ता की प्रधानता का हमेशा बोध होगा, है ना। देखिए इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होगा हमेशा। अब देखिए ये है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आपका क्या होता है? ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? कह रहे हैं कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। कह रहे हैं कि यह वाच्य फकर्मक क्रिया से बनता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो है हमेशा फकर्मक क्रिया से ही बनेगा। कौन? कर्मवाच्य। अब देखिए क्यों? क्योंकि फकर्मक क्रिया में ही ऑब्जेक्ट होगा आपका। कर्मवाच्य में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि लेख लिखा गया, लेख लिखा गया तो क्या लिखा गया? लेख। इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे गीत गाया गया, क्या गाया गया? गीत, है ना। जैसे पुस्तक पढ़ी गई तो क्या पढ़ी गई? पुस्तक। तो इसमें आपका हमेशा जो है ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि जो कर्म होगा वो आपको मिलेगा। इसमें कर्म की प्रधानता का बोध होगा। किसमें? कर्मवाच्य में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाववाच्य क्या होता है। ये तो हो गया आपका कर्मवाच्य, ऊपर आपका था कीर्तिवाच्य, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य क्या होता है। यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। देखिए भाववाच्य क्या होता है? तो भाववाच्य देखिए इम्पर्सनल वाइफ। इसमें क्या होता है? कह रहे हैं कि क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। कह रहे हैं कि क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। ये अभी हम लोग पीछे भी इसको पढ़े हैं कि इसमें जो है भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी हमेशा, है ना। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण में आपसे कह रहे हैं कि मुझसे चला नहीं जाता। अभी हम बताएं ना कि इसमें हमेशा निगेटिविटी देखने को मिलेगी आपको, यानी जो भाव होगा वो निगेटिव होगा हमेशा, कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, है ना, इस तरीके का। जैसे कह रहे हैं कि उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो हमेशा आपको निगेटिव भाव देने वाला सेंटेंस मिलेंगे भाववाच्य में। अब हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि वाच्य के प्रयोग। वाच्य के प्रयोग क्या है? कह रहे हैं कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता, कर्म या भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने गए हैं। कौन कौन सा? कर्तरी प्रयोग। देखिए एक है आपका कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में क्या है?
करें कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्तरी का प्रयोग होता है। जैसे करें राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया क्रिया क्या है, कर्ता अनुसारी है। यहाँ पे कर्ता देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, राम, तो यहाँ कर्ता कर्ता का प्रधानता है ना। और देखिए यहाँ सीता आम खाती है तो क्रिया कर्तानुसारी है, कौन आम खाता है, तो सीता आम खाती है, तो यहाँ पे क्रिया कर्तानुसारी है। फिर उसके बाद कर्मणी प्रयोग, ये देखिए कर रहे हैं कर्मणी प्रयोग कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्मणी का प्रयोग होता है। जैसे राधा गीत गाया, राधा ने गीत गाया, राधा ने गीत गाया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, करें कि राधा ने गीत गाया, देखिए क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है। कहने का तात्पर्य है करें कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों, यानी कि ये जो क्रिया है ना आपका गाया, ये आपका जो कर्म है यानी गीत, इसके अनुसार आया है। देखिए गीत के अनुसार ही गाया आया है, न कि राधा के अनुसार। राधा तो आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके अनुसार अगर क्रिया आई होती तो यहाँ पर तब तो गाय होना चाहिए था, लेकिन ये गाया आ रहा है, यानी इसके जो ऑब्जेक्ट है कर्म है उसके अनुसार ही आ रहा है। तो वही ये कर रहे हैं कि क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है ना। तो यानी कि ये कर्मवाचकी इसमें प्रधानता है, ये कर्मणी प्रयोग है। अब देखिए ये कर रहे हैं कि जैसे मोहन ने किताब पढ़ी, तो अब किताब के अनुसार ये क्रिया आ रही है ना। ये मोहन के अनुसार नहीं आ रही, इस किताब के अनुसार आ रही ये क्रिया, तो इसलिए इसमें क्या है, पढ़ी लग रहा है आपका। ये क्यों, क्योंकि क्रिया आपका स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग के अनुसार आएगा तो क्या होगा, यहाँ पढ़ी होगा। तो क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। यहाँ देखिए ये है आपका, इसको देखिए कह रहे हैं कि मोहन ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे जो किताब है आपका स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार आपका ये पढ़ी आया है यहाँ पे, है ना। तो इसको आप समझ चुके होंगे आप लोग कि इसके अनुसार आया है, न कि मोहन के अनुसार। तो इसलिए कर्म, इसमें कर्म है किताब, है ना, तो इसलिए इसमें कर्मणी प्रयोग है। ये कह रहे हैं भावे प्रयोग, मतलब जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के हों तब भावी प्रयोग होता है। जैसे राम से खाया नहीं जाता, है ना। फिर करें कि सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, है ना। ऐसे करें कि इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है तथा वह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है, अतः ये भावी प्रयोग है। तो देखिए ये तो जो था आपका था मेन चीज़ आपका था ना, ये वाला मेन चीज़ आपका, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए एक तो कीर्तिवाच्य क्या होता है, बस यही से क्वेश्चन आपका बनता है, यही मेन है कि एक्टिव वाइफ आपका कीर्तिवाच्य क्या है, और देखिए ये कर्मवाच्य क्या है ना। बस इतना समझ लीजिए, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। ये तीन चीज़ बस जानते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। बस यही तीन पॉइंट जान लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये यूपीपी का पेपर है आपका, इसमें पूछा गया था 2018-19 का पेपर है, तो इसमें पूछा गया था कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। करें कि कर्मवाच्य में प्रधान क्या होगा, तो कर्म होगा। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, कीर्तिवाच्य में जो है कर्ता जो सब्जेक्ट है उसकी प्रधानता होती है ना। तो कर्मवाच्य में प्रधान कौन होगा, कर्म होगा, सिंपल था। अब यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी वही पेपर है यूपीपी का ही। कह रहे हैं कि मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। कह रहे हैं मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा, तो मुझसे खाया जाता है, इसका क्या होगा, मुझसे खाया जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका बना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाच्य वाला चैप्टर। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था, ये भी यूपीपी का ही पेपर है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। अब बताइए वाच्य के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं कि कीर्तिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, 3 प्रकार होता है। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। सिंपल सा बस इतना ही पूछ लिया जाता है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया था, ये लुसेंट है आपका, कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिए पूछ लिया गया है सिंपल सा यहाँ पर भी कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग कितनी बार इसको पढ़ेंगे कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, क्या होगा इसका, 3 प्रकार का होता है। बस ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनता है वाच्य से।
या फिर कभी कभी होगा आपको फंटेंस दे देंगे और उसमें वो पहचानने के लिए कह देंगे कि इसमें कौन सा कीर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, तो फंटेंस दे देंगे और उसमें से आपको पहचानना पड़ता है। तो बहुत कठिन नहीं होता है, सिंपल ही होता है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।